कड़ाके की सर्दी का प्रलय आ चुका था। हर तरफ लोग ठंड से कांप रहे थे, खाना पाने के लिए झगड़ रहे थे। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव वाले घर में बैठकर मजे से हॉट पॉट और बारबेक्यू खा रही थी। पिछले जन्म में मेरे बॉयफ्रेंड माओ बूफान ने मुझे बताया था कि वो दोबारा जन्म लेकर आया है। उसने कहा था कि भयंकर सर्दी का प्रलय आने वाला है। पिछली बार मैं पूरी तरह तैयार नहीं थी और बस 3 दिन में ठंड से मर गई थी। अभी अभी मौसम बार बार बदल रहा था, तो मैंने उसकी बात मान ली और अपने सारे जितने भी पैसे थे उसे दे दिए ताकि वो जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके। हफ्ते भर बाद सच में प्रलय आ गया, लेकिन ये भयंकर गर्मी का था। जितना भी सर्दी के लिए सामान इकट्ठा किया था, एक दिन भी नहीं चला, सब खराब हो गया। मेरे पास कूलिंग के लिए कोई बढ़िया तरीका नहीं था और मैं गर्मी में तड़पकर मर गई। मरने से ठीक पहले माओ बूफान मुस्कुरा के बोला कि हाँ, वो सच में दोबारा जन्म लेकर आया है। लेकिन उसे पहले से पता था कि असली प्रलय तो जबरदस्त गर्मी का होगा। उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर मुझसे पैसे ठग लिए थे और चुपचाप भयंकर गर्मी के प्रलय का सामना करने के लिए ढेर सारा सामान जमा कर लिया था। मेरे मरते ही उसने मेरा घर और मेरी सारी सोने की ईंटें भी हथिया लीं। गर्मी की लहर ने मुझे चाट लिया और मैं कड़वाहट लेकर चली गई। पर उसे ये नहीं पता था कि पिछली बार भीषण गर्मी का प्रलय बस 1 हफ्ते चला था। उसके बाद अचानक तापमान -100 डिग्री से नीचे चला गया था और तब असली कड़ाके की सर्दी आई थी। फिर से आंखें खोलते ही मैं वापस उसी दिन पहुंच गई जब माओ बूफान ने मुझसे सामान जमा करने को कहा था। कै सुनो मेरी बात, प्रलय सच में आने ही वाला है। जल्दी से अपना बैंक कार्ड मुझे दो, मैं एक घर खरीद लूंगा और जरूरी सामान भी इकट्ठा कर लूंगा। माओ बूफान की घबराई हुई आवाज सुनकर मैं आंखें खोलती हूँ। उसका हाथ पहले से मेरे सामने फैला हुआ था। मुझे याद है, तुमने बोला था कि तुम्हारे पास कई लाख रुपए की सेविंग है, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने बहुत सारे प्रलय पर लिखे नॉवेल पढ़े हैं, मुझे पता है क्या क्या खरीदना है। वो लगातार बोलता गया। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फौरन समझ गई कि मैं भी दोबारा जन्म लेकर आई हूँ। पिछली बार भी आज ही के दिन माओ बूफान ने अचानक बोला था कि वो पुनर्जन्म ले चुका है। इस बार ये बदला मैं खुद लूंगी। माओ बूफान की आवाज़ में अब भी हड़बड़ी थी। अगर मुझे सही याद है, तुम्हारे पास सेविंग में कई लाख रुपए हैं ना? पैसे मुझे दे दो, हमारे गांव में एक घर बिक रहा है। ऐसे टाइम में गांव सबसे सेफ रहेगा। उसकी बात सुनकर मुझे जैसे होश आ गया। हैरानी से बोली, लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल सर्दी जैसा नहीं लग रहा। पिछले हफ्ते 10 डिग्री थी, अब 30 हो गई है और कल तो 40 डिग्री पहुंचने वाली है। अगर प्रलय आएगा भी तो मुझे लगता है भयंकर गर्मी ही आएगी। वो बोला, तुम समझ नहीं रही हो, नेचर अब खुद एक्टिव हो गई है। इस बार इंसानों को मिटाना चाहती है। अगर तुम ठंड का सामान जमा करोगी तो धोखा खाओगी। मेरी बात मानो, पैसे मुझे दे दो। मैं सच में दोबारा जन्म लेकर आया हूं। पिछली बार जो हुआ सब याद है। तुम्हें पता नहीं पिछली बार कितनी कड़ाके की ठंड थी। मैंने घर के सारे कंबल तुम्हें दे दिए, अपने कपड़े भी दे दिए, फिर भी तुम बीमार पड़ गई थी। हमारे पास सामान नहीं था, न कोयला। पूरे शहर में पानी बिजली चली गई थी, हम जल्दी ही मर गए थे। वो बोलते बोलते बहुत भावुक हो गया था। अब मुझे दोबारा मौका मिला है तो तुम्हें पूरी तरह सेफ रखूंगा। मुझ पर भरोसा करो, ये भगवान का दिया चांस है। मैंने अंदर ही अंदर हल्की सी सिहरन महसूस की। अगर सच ना पता होता तो शायद मैं भी मान जाती, लेकिन शक ना हो इसलिए जल्दी से बोली, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बुक किया था। तुम्हें बाइक बहुत पसंद है ना? तुम्हारे बर्थडे के लिए हार्ले बाइक बुक कर दी थी। ये बोलते हुए मैं थोड़ा दुखी होकर सिर झुका लेती हूँ। क्या? अभी बाइक खरीदने का टाइम नहीं है, प्रलय आ रहा है। बाइक किस काम की? जल्दी से कॉल करो, देखो रिफंड मिल सकता है क्या? नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब क्या करें? चलो एडवांस छोड़ दो, जितना वापस आए ठीक है। अगर और कुछ नहीं हुआ
तो मैं सामान नहीं जमा करूंगा। वैसे भी इंसान नेचर के सामने बहुत छोटे हैं, कभी ना कभी सब ठंड से मर ही जाएंगे। अब जीने का भी मन नहीं है, मर जाना ही ठीक है। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बेस कैंप का पता है? अगर हम 3 दिन टिक गए तो बेस कैंप से संपर्क हो जाएगा। वहां लंबा टिक सकते हैं, सेफ रहेंगे। उसकी बातों में बहुत इमोशंस थे। मैंने अपना मोबाइल निकाल कर दिखाया। मेरे अकाउंट में बस कुछ 100 रुपये हैं, लेकिन मैंने देखा है लोन मिल सकता है, मिला जुलाकर 2 लाख तक। चाहो तो तुम भी थोड़ा लोन ले लो। मैंने प्रलय वाले नॉवेल्स में पढ़ा था, घर का किराया और सामान सब बहुत खर्च होता है। वो कुछ देर चुप रहा। शायद उसे याद आया कि इन सालों में मेरी सैलरी का ज्यादा हिस्सा उसी ने और लियूरू यान ने उड़ा दिया था। फिर धीरे से बोला, मुझे सोचने दो। अगले दिन वो मुझसे मिला। कुल मिलाकर उसने 5 लाख का लोन लिया था। मैंने भी खाने पीने का सामान इकट्ठा करने का बहाना किया और उससे पैसे मंगवाए। थोड़ी बातचीत के बाद उसने मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफर किए। पिछली बार वो घर खरीदने का बहाना बनाकर मेरे सारे पैसे ले गया था। इस बार मैंने खुद बोला, मुझे लगता है तुम्हारे गांव वाला घर ही सबसे अच्छा रहेगा। वहां लोग कम हैं, आंगन बड़ा है, ज्यादा सामान भी रख लें तो किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जाकर देखो, अगर कोई खाली मकान किराए पर मिल जाए, किराया भी कम होगा। उसके मुंह से निकलने वाली बातों को मैंने वहीं रोक दिया। ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। सामान जुटाने के लिए पहले तुम अपने पैसे खर्च करो, अगर कम पड़े तो मुझसे ले लेना। उसके चले जाने के बाद मैंने आगे की प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू किया। एक सेफ घर तैयार करने के लिए जगह सबसे जरूरी है। तभी मुझे एक परफेक्ट लोकेशन याद आ गई। दादी दादा के गुजरने के बाद गांव का हमारा घर कई सालों से खाली पड़ा था। ऊपर कई फ्लोर थे, नीचे 2 बेसमेंट भी थे। ये याद आते ही मैंने तुरंत टिकट खरीदी और गांव के अपने पुराने घर की तरफ निकल गई। शहर चाहे जितना बदल गया हो, गांव अभी भी थोड़ा पिछड़ा ही था। ट्रेन से उतरकर 1 घंटे बस में सफर किया, तब जाकर गांव पहुंची। घर पहुंचते ही मैंने 2 मिस्त्री बुलाए और कुछ ही दिन में अंडरफ्लोर हीटिंग लगवा दी। कुछ दिन बाद माओबू फान का फोन आया। कै मैंने जगह ढूंढ ली है। मेरे एक रिश्तेदार का घर है, 1 साल के लिए किराए पर लिया है। 2 लाख से ज्यादा लगे। अगर तुम्हें सामान खरीदना हो तो उसी पते पर डिलीवरी करवा दो। पिछली बार हम ठंड से मर गए थे, इस बार हमें जरूरी सामान भरपूर जुटाना है। पैसे की चिंता मत करो। फोन पर मैंने नॉर्मली हाँ कर दी। इधर मैंने भी जरूरी सामान की लिस्ट बना ली थी। अगले दिन सुबह मैं सीधा मॉल पहुंच गई और खूब खरीदारी शुरू कर दी। रजाई, कंबल, सिल्क के कंबल, बेडशीट सेट, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, सिर्फ कंबल ही दर्जनों खरीद डाले। फिर कपड़ों के सेक्शन में गई। अभी गर्मी थी, इसलिए विंटर जैकेट कम थी, मगर दाम कम थे। मैंने हर तरह के मोटे कपड़े, छोटे बड़े जैकेट्स, कई जोड़ी दस्ताने, टोपी, स्नो बूट्स, जो भी मोटा सामान दिखा सब खरीद लिया। दोपहर के खाने के टाइम ऑनलाइन भी जमकर ऑनर के ऑर्डर किए। सोलर पावर जनरेटर, डीजल जनरेटर, 10 बड़े डीप फ्रीजर, दीवारों की इंसुलेशन के लिए सामान। फिर मॉल के पास वाले बड़े वेयरहाउस सुपरमार्केट गई और लिस्ट के हिसाब से खरीदारी की। कंप्रेस्ड बिस्किट, मिनरल वाटर, इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट, लुओसी फेन, ऑटोमील, मछली, मीट, सॉसेज जैसे ढेर सारी कैन फूड, सूखी सब्जियां और फल, हजार पेटियां, चावल, आटा, तेल 10-10 टन, तेल, नमक और मसाले के साथ खूब सारा शक्कर, चॉकलेट, गुड़, अदरक और ग्लूकोज भी लिया। प्रलय के टाइम शक्कर बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होती है। साथ में बाकी जरूरी चीजें जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट पेपर, सैनिटरी नैपकिन, तौलिए वगैरह और कुकर, इंडक्शन कुकर, गैस स्टोव वगैरह, मतलब सुपरमार्केट में जो मिल सकता था सब बुक कर लिया। पता छोड़ दिया ताकि शाम तक सब कुछ डिलीवर हो जाए। मुझे पता नहीं प्रलय कितने दिन चलेगा या मदद कब मिलेगी, पर घर काफी बड़ा है तो चिंता की जरूरत नहीं। ज्यादा सामान इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है। सुपरमार्केट से निकलने के बाद मैं दवा की दुकान गया और वहां से सर्दी जुकाम की दवाएं
और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी दवाइयां खरीद लीं। फिर मैंने कई कैमरे मंगवाए और उन्हें आंगन के चारों ओर और हर मंजिल की छत पर लगवा दिया ताकि निगरानी अच्छे से हो सके। इसके अलावा मैंने कई इलेक्ट्रिक छड़ें, चाकू, दूरबीन और लाइट्स भी लीं। आंगन की दीवारों पर इलेक्ट्रिक वायर लगवा दी और मेन गेट को बुलेट प्रूफ जैसा मजबूत करवा दिया। पिछली जिंदगी में माओ बुफान जब सामान लूटने घर आया था, उसका सीन आज भी आंखों के सामने ताजा है। ये सब काम निपटाने के बाद मैंने 1000 टन कोयले का ऑर्डर दे दिया। फिर पापा मम्मी को फोन करके बीमारी का बहाना बनाया और उन्हें वापस घर बुला लिया। अगले दिन सुबह वो लोग आ गए। जब उन्होंने घर में जमा हुआ सारा सामान देखा तो दंग रह गए। मैंने उन्हें अपनी पुनर्जन्म वाली कहानी सुनाई और हाल फिलहाल मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं वो भी बताया। इससे उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। पापा साथ हो लिए तो काम और आसान हो गया। उन्होंने मजदूर बुलवाकर बाहर की दीवारें और मजबूत करवा दी, इंसुलेशन डलवा दी, सारे दरवाजे खिड़कियां मजबूत कर दी और बेसमेंट का गेट स्टेनलेस स्टील से बुलेट प्रूफ बनवा दिया। शाम होने में देर नहीं लगी। दिन में तापमान 10 डिग्री से ऊपर था, पर रात को अचानक 30 डिग्री से ज्यादा अनवा हो गया। मम्मी ने सोचा क्यों ना हॉटपॉट बना लिया जाए और एसी चला दिया जाए। एसी की ठंडी हवा चलने लगी। सबको बड़ा आराम मिला। अगले दिन तापमान बढ़कर 35 डिग्री हो गया। मैं बाजार गया और बहुत सारी सस्ती खराब सब्जियां और सड़े अंडे खरीद लाया। जो जल्दी खराब हो जाएं, ऐसी सारी चीजें ले लीं क्योंकि वो बहुत कम दाम में मिल रही थीं। थोड़ा कबाड़ भी उठा लाया और वो सारा सामान माओ बुफान के किराए के घर में डाल आया। उसी वक्त अचानक फोन बजा। माओ बुफान की वीडियो कॉल थी। उसने पहले फॉर्मल तरीके से मुझसे कुछ बातें पूछीं। सब सामान जमा कर लिया। मैंने कैमरा घुमा के उसे घर का सामान दिखाया। ये तो बस शुरुआत है। जल्दी खराब होने वाली चीजें बेसमेंट में रख दी हैं। अभी मत खोलना। मौसम पल पल बदल रहा है। खराब हो गई तो दिक्कत होगी। इतना कहकर मैंने झट से फोन काट दिया और वहां से निकल गया। कल तापमान 30 डिग्री से ऊपर था। आज 40 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। खबरों में भी यही बताया जा रहा था कि इस बार मौसम बहुत ही अजीब है। मैं आइसक्रीम खाते हुए मोबाइल देख रहा था और पापा जमा किए गए सर्दी के सामान को उलझन में देख रहे थे। कहीं हमने सर्दियों का सामान जरूरत से ज्यादा तो नहीं ले लिया। तापमान तो लगातार बढ़ रहा है। हमारे पास गर्मी से बचने का सामान मुश्किल से 10 दिन का है। उसके बाद क्या करेंगे? पापा सोचते सोचते अचानक सुपरमार्केट चले गए और आधे घंटे बाद खाली हाथ लौट आए। बोले, बाहर लोग सामान के लिए पागल हो रहे हैं। पूरा सुपरमार्केट खाली हो चुका है। अगले दिन सुबह तापमान और ऊपर चला गया। अब टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया। बाहर चलना भी मुश्किल हो गया था। दरवाजा खोलते ही गर्म हवा का झोंका आ जाता था। दोपहर को तापमान 70 डिग्री पार कर गया। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। खबरों में भी बोला गया कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलो, वरना खतरा है। मैं पुराने घर के ड्राइंग रूम में एसी चलाकर आइसक्रीम खा रहा था। सब बहुत आरामदायक लग रहा था। तभी फोन बजा। माओ बुफान का कॉल था। मैंने कॉल उठाया। उसने पूछा, अब तुम कहाँ हो? सुना है किसी लड़की ने बहुत सारा सामान जमा किया है। लोगों ने उसकी पहचान बताई है। मुझे लगता है वो तुम ही हो। बताओ कहाँ हो, मैं मिलने आऊं। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। जब सामान जमा कर रहा था, जानबूझकर अलग अलग दुकानों और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए पापा का नाम इस्तेमाल किया था। मैंने फौरन कॉल काट दी और उसे ब्लॉक कर दिया। फिर पापा मम्मी को ये बात बता दी। पापा ने बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं, बेसमेंट का बुलेट प्रूफ गेट भूल गई क्या? और दीवारों पर जो इलेक्ट्रिक वायर लगाई है वो भी है। इतनी आसानी से आंगन में घुसना उनके बस की बात नहीं है। रात में एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मुझे सही पता बता दे, वरना सबको बता दूंगा कि तेरे पास कितना सामान है। मैं कुछ सेकंड घबराई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वैसे भी मैंने पता डिटेल में नहीं लिखा था। किसी को सिर्फ गांव का नाम पता हो तो भी घर ढूंढना आसान नहीं है। इतना बड़ा गांव है, घर घर घूमने में आधा दिन लग जाएगा। साथ ही हमारे पास दूरबीन भी है,
जैसे ही कोई गांव में घुसेगा हमें दिख जाएगा और हम सीधा बेसमेंट में छिप सकते हैं। मैंने बिना कोई जवाब दिए वो मैसेज डिलीट कर दिया। रात में टेम्परेचर फिर 55 डिग्री पर आ गया। अगले दिन 35 डिग्री पर, मतलब अब तापमान गिरने लगा था। कुछ दिनों में 10 डिग्री तक पहुंच गया। आधी रात को ठंड के कारण मेरी नींद खुल गई। देखा तो टेम्परेचर -20 डिग्री हो गया था। अगले दिन सुबह शाम कोयले का असली फायदा दिखा। जब घर लौटे थे तभी बेसमेंट और ऊपर की मंजिलों में हीटिंग लगवा ली थी। पापा ने बॉयलर जला दिया और पूरा घर गर्म हो गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तभी दूरबीन से बाहर देख रहे पापा ने अचानक आवाज दी, गांव के बाहर कोई आ रहा है। मैं भी फौरन घबराकर दूरबीन लेकर बाहर देखने लगा। एक वैन आई और वो लोग हर घर पर दरवाजा खटखटाने लगे। लग रहा था किसी को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग हमारे घर के पास आ गए और आखिर रुक गए। तभी मैंने देखा वो जाना पहचाना चेहरा माओ बुफान था, जो कुछ लोगों को लेकर आया था। माओ बुफान ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। साईं साईं, घर में हो ना? मुझे पता है तुम अंदर ही हो, छुपो मत, हमें अंदर आने दो। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, हमें सिर्फ एक कमरा दे दो। माओ बुफान की आवाज़ ऐसी और तेज़ हो गई। साईं साईं, बाहर आओ, हमसे बात करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें बस जिंदा रहना है। चारों तरफ फिर भी अजीब सी चुप्पी थी, जिससे वो सब और बेचैन हो गए। मैंने सुना माओ बुफान बोला, टूल्स लाओ, अब सीधा दरवाज़ा तोड़ेंगे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक आरी और हथौड़े से आधा घंटा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरोंचें आईं और कोई असर नहीं हुआ। हम तीनों ने एक बड़ी कड़ाही में पानी गर्म किया और सीढ़ियों पर खड़े होकर नीचे फेंकने की तैयारी की। जैसे ही हमने पानी फेंका, उधर से गिरने और चीखने की आवाज़ें आने लगीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हम ऊपर जाकर दूरबीन से देख रहे थे तो देखा कुछ लोग वहीं पड़े हैं और हिल भी नहीं रहे। लग रहा था अब वो बच नहीं पाए। उस रात हमने चैन से अच्छा सा डिनर किया। बाहर तेज बर्फ पड़ रही थी, पर हम तीनों घर में हीटिंग के साथ गर्मा गर्म हॉटपॉट खा रहे थे। बाहर भयंकर ठंड थी। तापमान -80-90 डिग्री पर रुक गया था। बर्फ तो थम गई थी, लेकिन सूरज नहीं निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अच्छी बात यह थी कि थोड़े दिन बाद इंटरनेट और बिजली की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। हम तीनों पुराने घर में हर दिन खाते पीते, टीवी देखते, धीरे धीरे इसी जीवन के आदी होते गए। जैसे जैसे बाहर का डर कम होने लगा, रोजमर्रा की जिंदगी आसान लगने लगी। 1 महीने बाद खबर आई कि सरकार ने प्लान बनाया है। जमीन के नीचे बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, जहां तापमान कंट्रोल में रहेगा और मशीनों से सब कुछ चलाया जाएगा, ताकि बचे हुए लोग वहां रह सकें। फिर खबर मिली कि सरकार 1 साल के अंदर जमीन के नीचे पूरा शहर बनाएगी, जहां अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री, सुपरमार्केट सब कुछ होगा, ताकि सबकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो सके। ये पिछले महीने की सबसे अच्छी खबर थी। हालांकि ठंड अब भी थी और बाहर बहुत से लोग ऐसे ही दिन काटने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम कर रहे हैं। उम्मीद है हम सब उस दिन तक टिके रहेंगे, जब तक नया शहर बनकर तैयार नहीं हो जाता।